हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम यूनिक स्टडी। तो आज हमारे टॉपर सीरीज का चौथा वीडियो होने वाला है, जो कि क्या होने वाला है, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, आपको वो बस याद करने हैं, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम उसी के नोट्स के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली होने कितने वाला है, लगभग हाफ आवर का होने वाला है, या तो उससे कम भी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, तो देख लीजिए, पहले पॉइंट में ही आपको दिया गया है कि इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग वी सराउंड अस। इन्वायरमेंट मतलब जो कि हमारे अगल बगल जो भी चीज़ें हैं वो सब इन्वायरमेंट है, जैसे कि एयर हो गया और भी चीज़ें, जैसे इट में इंक्लूड्स लिविंग बायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, अबायोटिक, आप बायोटिक और अबायोटिक के बारे में पढ़े ही होंगे, जिसमें बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। तो ये सब के जो कंपोनेंट्स हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं, उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। सो इट में इंक्लूड्स बिसाइड ऑल क्रिएचर्स वाटर एंड एयर आल्सो। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, बहुत सारे, जैसे जीव हो गए, जितने भी जीव हैं, क्रिएचर अलग अलग हो गए, और वाटर और एयर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अब जो आता है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इन्वायरमेंट इफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड वाइस वर्सा। तो इन्वायरमेंट अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ही इफेक्ट करता है, मतलब अफेक्ट करता है लाइफ को और डेवलपमेंट को ऑफ ऑर्गेनिज्म से, जो कि उस सभी ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करता है। ऑर्गेनिज्म मतलब इन्वायरमेंट, आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट के कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो सभी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड वो मतलब अफेक्ट करता है। और नेचुरल हैबिटेट, जो कि सब अपने ग्रुप में रहता है, या तो नेचुरल हैबिट जो भी है, एंड वाइस वर्सा। तो ये सब पे ये इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है। अब देख लीजिए क्या है, सबस्टेंट दैट आर डिकम्पोज आर आल्सो बायोडिग्रेडेबल। ये जो बायोडिग्रेडेबल है, आई होप कि आपने अब तक इसको एक बार पढ़ा ही होगा और ये टर्म आपने समझ लिया होगा कि बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ उसको कहा जाता है जो कि जो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए। ठीक, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्टेज हो गए, वाइल सम सब्सटेंस लाइक प्लास्टिक एंड ये सम केमिकल DDTs एंड फर्टिलाइजर्स आर इनर्ट कांट बी डिकम्पोज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो कि डिकम्पोज हो जाए हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो चीज़ क्या होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जो चीज़ ना कंपोज हो, मतलब डिकम्पोज ना हो हमारे इन्वायरमेंट में, तो उसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल का ऑर्गेनिक वेस्टेज, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का प्लास्टिक्स हो गए, जो कि डिकम्पोज होते ही नहीं है। सम केमिकल्स हो गए, कुछ केमिकल जैसे DDT एंड फर्टिलाइजर्स हो गए, वो सब कंपोज नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होते। अब ये जो चौथा पॉइंट है, एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल persist in the environment for a long time or may harm the various members of the ecosystem। तो देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है हमारे इन्वायरमेंट में, अगर ज़्यादा समय तक, ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जब डिकम्पोज होता ही नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा समय तक रहेगा, और वो हमारे जो इकोसिस्टम है उस पर वो बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम क्या होता है और वो सब भी। तो हम लोग का देखिए टॉपिक आ गया है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब ये टर्म क्या है, ऑल द इंटरैक्टिंग organisms in an area together with non-living components from an ecosystem। ठीक, तो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक एरिया में हैं और सभी लोग साथ में रह रहे हैं, विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट, और उनके साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है फ्रॉम हाँ, वो एक इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। सो
and like ecosystem consist both biotic living creature and biotic components like temperature and rainfall, wind, soil, etc. तो इसमें बोला क्या गया है कि जो इकोसिस्टम होता है, जैसे हम लोग ऊपर देखें कि जो भी ऑर्गेनिजम्स, कोई ऑर्गेनिजम्स जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो सब लोग एक एरिया में रहते हैं, साथ मिलकर किसी भी एरिया में रह रहे हैं, और उनके साथ सिर्फ लिविंग थिंग ही नहीं है, नॉन लिविंग थिंग भी है। उसको हम उस वातावरण को इकोसिस्टम कहते हैं। और जो सो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए कॉन्सिस्ट इकोसिस्टम जो होता है वो एक कॉन्सिस्ट करता है क्या, कि उसमें बोथ है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट रहेंगे ही। जैसे टेम्परेचर हो गया नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट में, और रेनफॉल हो गया, वाइंड हो गया सॉइल में। तो देखिए अब है इकोसिस्टम, इसमें मैं फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला है आपका मैन मेड इकोसिस्टम, एग्जाम्पल क्रॉपलैंड, एक्वेरियम, एक्सेट्रा। अब देखिए नेचुरल इकोसिस्टम, एग्जाम्पल अभी हम लोग देखने वाले, इसके भी 2 टाइप हैं। तो देखिए सबसे पहले मैनमेड समझ लेते हैं हम लोग कि मैनमेड क्या होता है। तो मैनमेड होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ जो कि कोई भी इकोसिस्टम जो कि मैनमेड के द्वारा हो, मैन के द्वारा मेड किया गया हो। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्वेरियम, जो कि ऑब्वियसली मैन ही, ह्यूमन्स ही बनाए हैं, एंड क्रॉप लैंड है वो भी ह्यूमन्स ही बनाए हैं, और एक्सेट्रा चीज़ें हैं जो कि आपने अपने डेली लाइफ में देखे होंगे, और भी चीज़ें इकोसिस्टम के बारे में। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी हम लोग के 2 टाइप है, और जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, एग्जाम्पल फॉरेस्ट। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पर रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, चाहे जहाँ पे भी रहते हैं पर लैंड पर रहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। और जैसे देखिए एग्जांपल में देख लीजिए, फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, ग्रासलैंड, कहीं पे भी लें, उससे मतलब बस वो इकोसिस्टम है, लैंड यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब हम लोग जैसे बात किए थे एक्वाटिक इकोसिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक को मैरीन इकोसिस्टम, एक को फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम क्या होता है, मैरीन इकोसिस्टम जो कि ऑब्वियसली सी में पाया जाए या तो ओशियंस में पाया जाए, बहुत ही बड़े बड़े ओशियंस जो होते हैं उसमें जो जो हैबिटेट पाए जाते हैं उसको मैरीन इकोसिस्टम कहते हैं। और जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम किसको कहते हैं, जैसे कि रिवर में जो पाया जाए, जो कि लेक में पाया जाए, आपके घर के आसपास कोई पॉन्ड है उसमें पाया जाए, और पूल जो भी है उसमें कोई इकोसिस्टम पाया जाए, तो उसको हम लोग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। अब इसमें आप लोग इकोसिस्टम के बारे में पूरे फ्लो चार्ट ले चुके हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो all living organisms are classified on the basis of the manner in which they survive in the ecosystem. This group include, ठीक है। तो देखिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं कुछ उनके कैरेक्टर के ऊपर कि वो कार्निवोरस है, हार्बीवोरस है, तो उसके मैनर के ऊपर वो सब लोग इकोसिस्टम में डिवाइड किए गए हैं, क्लासीफाइड किए गए हैं। अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला नंबर किसका आता है, प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर, ऑल ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन बी प्रोड्यूस देयर फूड, sugar and starch from inorganic substance using light energy photosynthesis। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया कि सभी ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किससे, शुगर और स्टार्च जो रहता है देयर फूड। तो वो शुगर और फूड स्टार्च जो रहता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, और किसके मदद से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मदद से। अभी हम लोग ने बात किया लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोड्यूसर यानी कि आप उसको एक बेसिक से समझ सकते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट या तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक,
अब आ जाते हैं कंज्यूमर। देखिए प्रोड्यूसर के ऊपर है कंज्यूमर ठीक। कंज्यूमर में includes organisms which depend on the producer either directly or indirectly for their sustenance. In other words, consumer consume the food produced by producer। तो हम लोग देखें कंज्यूमर का मतलब ही कंज्यूम करना होता है। तो जैसे कि इसमें बोला क्या गया है कि सभी जो भी ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं किस पे, प्रोड्यूसर पे, किस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो भी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पर। किस लिए डिपेंड होते हैं? क्योंकि वो उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं। तो वो जो फूड उन लोग कंज्यूम करते हैं, तो जो जो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट पर डिपेंड है, उन लोग को कंज्यूमर कहा जाता है। अब कंज्यूमर में भी कुछ टाइप्स हैं। हर्बीवोर हर्बीवोर में जैसे ग्रॉस ईटर ग्रॉस मतलब जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं, जैसे ग्रास हो गया, वो सब क्या खाते, कौन कौन खाते हैं, जैसे काऊ हो गया, डियर हो गया, ये सब हर्बीवोर है। आई होप कि आपको ये फ्लो समझ में आ रहा होगा। और कार्निवोर में क्या होता है? फ्लेश ईटर, मतलब जो मांस खाते हैं उन लोग के लिए कार्निवोर होता है, जैसे कि लॉयन हो गए, टाइगर हो गए। तो अब होता है क्या, लाइव एंड फीड, नहीं ये कुछ लिखा है यहाँ पे। तो पैरासाइट लाइव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी प्लाज्मोडियम, ठीक। तो ये किस लिए, कैसे जिंदा रहते हैं? जो कि पैरासाइटिक अभी हम लोगों ने पढ़ा था अपने लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में, पैरासाइटिक। तो जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, वो सब होस्ट करते हैं, किसी भी बॉडी को होस्ट करेंगे, उससे अपना फूड कंज्यूम करते हैं। फिर आता है ओमनीवोर क्या होता है? फीड बोथ हार्बीवोर और कार्निवोर का जो मिक्स करके देता है, तो उसको ऑर्निवोर कहते हैं। ओमनीवोर यानी कि जो फ्लेश भी खाए और ग्रीन प्लांट भी खाए, जैसे हो गया क्रो हो गया, बियर हो गया, ये सब ओमनीवोर है। ये सब आपके छोटे क्लास में ही सिखा दिया गया होगा आपको। तो ये मैं एक बार रिकॉल करवाने के लिए ये सब पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद देखिए कंपोजर हो गए, कंज्यूमर हो गए। अब देखिए डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स fungi and bacteria which break down, decompose the dead plant animals complex compounds into the simpler one. Thus decomposer help in the replenishment ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। तो इसमें ये होता है डिकम्पोजर्स वो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो डेड बॉडीज रहते हैं उनको जैसे कि ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फूड में, मतलब जो डेड एनिमल्स रहते हैं या तो डेड बॉडीज जो रहती है, डेड प्लांट्स रहते हैं, उन लोग कम्प्लेक्स कंपाउंड में बने रहते हैं। और डिकम्पोजर्स का काम यही होता है कि उन लोग कम्प्लेक्स से तोड़कर उसको सिंपलर वन में कन्वर्ट करें। तो वो डिकम्पोजर हेल्प करते हैं किस लिए कि इन्वायरमेंट में ज़्यादा, जैसे कि इन डिकम्पोजर्स बहुत सारे वे से इन लोग इन्वायरमेंट का हेल्प करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर कोई बॉडी हो गई, प्लांट की बॉडी हो गई, कोई एनिमल की बॉडी हो गई, अगर वो डिकम्पोज नहीं हुआ तो वहाँ पे स्मेल्स आएंगी, जैसे कि वहाँ का केमिकल जो रिलीज होता है बॉडीज में से वो सब फैल जाएंगे, यानी कि वहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा। तो डिकम्पोजर्स का बहुत ही योगदान है हमारे नेचुरल रिसोर्स के इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए। तो फूड चेन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स इन अ सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। दिस बायोटिक ग्रुप्स प्रोड्यूसर हार्बीवोरस कार्निवोर। तो देख लीजिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, पहला T1 हम लोग का क्या है? ग्रास है। T2 क्या है? डियर है। और T3 क्या है? लॉयन है। अब देखिए थ्री स्टेप है फूड चेन में, यही हम लोग देखें T1 T2 T3। अब T3 हम लोग का लॉयन है, फिर डियर है, फिर ग्रास है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या। देखिए फ्लो किस तरफ जा रहा है, लॉयन से ग्रास।
अब हम लोग देखते हैं इसमें, वो देखिए सबसे पहले तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा है। तो देखिए सबसे पहले ग्रास को कौन ईट करता है, डियर को कौन ईट करता है, लॉयन। अभी हम लोग पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा। टॉपिक देखिएगा, इन अ फूड चेन these biotic components were transfer of energy take place is called a trophic level। अब ट्रॉपिक लेवल क्या कहते हैं, जब कोई फूड चेन होता है उसमें से जब कोई कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो, बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग में जिस फूड चेन में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो उसी को हम लोग फूड ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए अब क्या है, द ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। ये आप एक तरीके से याद कर सकते हैं कि 1% बस जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स पर अब 1% ऑफ सनलाइट ही गिरता है। तो अब देखिए, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन। जो फ्लो ऑफ एनर्जी जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है वो किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है और वो चेंज नहीं होता, जैसे वापस नहीं आएगा, जिस साइड जा रहा है वो उसी साइड जाएगा। अब देयर इज a gradual decrease in the amount of energy transfer from one trophic level to next trophic level in a food chain। फूड चेन में डिक्रीज होता है, जैसे एनर्जी जब नीचे से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो डिक्रीज हो जाता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं यही है फूड चेन ट्रॉपिक लेवल का। अभी हम लोग देखने वाले, देखिए जो एक ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रहा है उसी में वही आपका फूड चेन है, जिसमें देखिए पहला प्रोड्यूसर है, दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर है, तीसरा सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, जो हार्बिवोर है, और वो सेकेंडरी कार्निवोर है। ठीक, तो देखिए हम लोग के पास सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास कितना एनर्जी है। एनर्जी फ्लो ऊपर की तरफ ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोड्यूसर के नीचे कुछ है नहीं अब। तो देखिए पहला है एनर्जी जो है 1000 जूल है। ठीक, 1000 जूल है अब इसके प्रोड्यूसर के पास जब 1000 जूल है तो उसके ऊपर जब प्राइमरी कंज्यूमर रहेंगे, जो कंज्यूमर, क्योंकि प्रोड्यूसर बहुत सारे होते हैं। अब देखे होंगे जैसे कि ग्रास कहीं पे भी उग जाते हैं। अब फिर उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बिवोर जो होते हैं वो सब लोग बस 100 किलो जूल ही अपने एनर्जी को ले पाते हैं, क्योंकि जब एनर्जी 1000 किलो जूल है 1000 किलो जूल है, फिर वो ऊपर जाएगा तो मतलब प्राइमरी जब कंज्यूमर आएंगे उसको ग्रास को ईट करेंगे तो पूरा तो ईट कर नहीं जाएंगे, तो वो जितना ईट करेंगे वो 1/10 हो जाएगा, मतलब 10% कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद जब प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब ईट करेंगे तब उन लोग के पास बस बचेगा क्या, ये 10 किलो जूल बस। अब जो टर्टियरी कंज्यूमर है, जो सबसे ऊपर वाला ब्लॉक है ट्रायंगल है, उसमें टर्टियरी कंज्यूमर होते हैं। और टर्टियरी कंज्यूमर जब इसको खाएगा, अब इसके पास 10 किलो जूल बचा है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, अब जो वो खाएगा तो और 10% कम हो जाएगा, और 10% कम हो जाएगा, यानी कि 1 किलो जूल ये टर्टियरी कंज्यूमर को मिलेगा। तो इसीलिए इसके जितने ज़्यादा हैं, यानी कि इसके प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, उससे सबसे कम ये है टर्टियरी। वही लिखा है नीचे, ये देखिए पॉइंट कि so only 10% of energy is transferred to next tropic level while 90% of each used by present tropic level in its life process। तो देखिए बस 10% ही वो ऊपर ट्रांसफ़र होता है, नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र हो पाता है, जबकि 90% जो एनर्जी होता है वो उसी ट्रॉपिक लेवल में जो उसको कंज्यूम किया, मतलब कि जो जिसमें 100% है, फिर उसमें से भी एनर्जी निकलता है, वो उसको भी एनर्जी की यूज होती है, तो 90% वो अपने लाइफ प्रोसेस में यूज कर लेता है। While a cone of a harmful chemical increases with every next trophic level in a food chain is called biomagnification। बायोमैग्निफिकेशन अब क्या होता है कि जब हम कोन एक, जैसे अभी हम लोग देखे हैं ट्रायंगल शेप का, तो वो हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेज, जब वो इसमें अभी हम लोग देखें एनर्जी बस 10% ही बस फ्लो कर पा रही है,
अब जब उसमें जब उसमें केमिकल, हार्मफुल केमिकल होगा तो वो इंक्रीज होगा, मतलब घटेगा नहीं, ऊपर जाते जाते वो और बढ़ते ही जाएगा। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि आप पहले ग्रास है, ठीक, या तो कोई भी एक केमिकल हो गया जो कि किसी भी एनिमल्स में है, छोटे मोटे एनिमल्स में। अब जब उसको बड़ा एनिमल कंज्यूम करेगा तो एक तो खाएगा ही नहीं, क्योंकि वो बड़ा है, तो उसके लिए उसको ढेर सारे जिसमें केमिकल है उसमें उसको खाना पड़ेगा, तो और ज़्यादा खाएगा तो और उसका जो केमिकल होगा उसके बॉडी में इंक्रीज होगा। जैसे देखिए ग्रास में हम लोग मान लेते हैं डीडीटी एक केमिकल का नेम है, अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर, तो 10 ppm है, ये एक यूनिट होता है ppm, तो 10 ppm है, तो ये ग्रास में है। अब जब डियर उस ग्रास को खाएगा, डियर जब उस ग्रास को खाएगा तो एक ग्रास में मान लीजिए 10 ppm है। अब डियर एक ग्रास तो खाएगा नहीं कि एक ग्रास खा लिया उसका पेट भर गया, ऑब्वियसली वो कुछ ज़्यादा ही खाएगा, या तो वो 10 खाए, 20 खाए, 30 खाए, उसका जितना मन, पर एक ग्रास नहीं खाएगा, तो वो जितना खाएगा तो उसका इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर 20 ग्रास खाएगा तो 200 ppm हो जाएगा डीडीटी। अब उसके बाद लॉयन खाएगा, एक डियर को लॉयन खाएगा नहीं, ढेर सारे डियर को खाएगा, अब उसमें भी वो इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हम जब ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी के फ्लो को देखते हैं तो वो बस ओनली 10% ही फ्लो हो पाता है। और जब हम इसको बायोमैग्निफिकेशन में हम लोग जब केमिकल, हार्मफुल केमिकल की बात करते हैं तो वो इंक्रीज होते रहता है, यानी कि उसका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज होता है। तो अब देख लेते हैं कि क्या है। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स एक्यूमुलेट इन ह्यूमन बॉडी, जैसे कि बहुत सारे केमिकल ह्यूमन बॉडीज में भी होते हैं, उसी के बारे में बताएगा। अब देखिए नेचुरली द फूड चेन आर इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर फॉर्मिंग अ वेब लाइक पैटर्न विच इज नोन एज फूड वेब। तो फूड वेब किसको कहते हैं? जैसे कि फूड चेन में हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, कोई उस पर डिपेंड रहता है, फिर उस पर भी कोई डिपेंड रहता है, तो जब वो कनेक्ट होता है तो वो एक जाल की तरह बन जाता है, वेब की तरह बन जाता है, उसकी तरह पैटर्न बन जाता है, तो उस पैटर्न को ही हम लोग फूड वेब कहते हैं। और देख लेते हैं द लूज ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी at each step tropic level very high, so very little amount of energy remain after 4 tropic level। तो देखिए क्या बोलता है, द लूज ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी लूज होता है, हर स्टेप में एनर्जी लूज होता है आप जानते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही हाई, मतलब कि कम एनर्जी जाता है, और लूज क्या कौन सा एनर्जी होता है, ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है। जैसे अब 10% ऊपर जा रहा है तो बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जा रहा है। तो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन आफ्टर 4 ट्रॉपिक, जो 4 ट्रॉपिक लेवल हैं उसमें अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो बहुत कम एनर्जी उन लोग में पाया जाता है। There are generally a big population at lower tropic level of an ecosystem. For example, population of producer is higher than the consumer carnivore lion population। ठीक है, तो इसमें भी वही बोला गया है, जब एनर्जी ज़्यादा है तो ये जो पॉपुलेशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें एनर्जी सबसे कम है तो उसकी पॉपुलेशन कम होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर, यानी कि ग्रास की पॉपुलेशन कंपेयर करें, और किससे कंपेयर करें? लॉयन की पॉपुलेशन से। जो सबसे ऊपर है लॉयन टर्टियरी में, और सबसे नीचे क्या है? ग्रास। तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का जो पॉपुलेशन होगा वो ज़्यादा होगा लॉयन की पॉपुलेशन से। अब आई होप कि आपको अब तक समझ में आया होगा फूड वेब और ट्रॉपिक लेवल और फूड चेन के बारे में। अब हम लोग जो पढ़ने वाले इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, changes in environment affect us and our activities change the environment around us. This led to the slow degradation of environment that across many environmental problem, example depletion of ozone layer and waste disposal। तो देखिए हम लोग क्या करें, अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो आप ऑब्वियसली बहुत ही छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, और हम लोग उसका ग्राफ भी देखते आ रहे हैं हर क्लास में। तो चेंज इन इन्वायरमेंट इफेक्ट, जब इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं
जो हम लोग के आसपास के एनवायरनमेंट में हो रहा है, आप उसको महसूस कर ही सकते होंगे कि ये स्लो डिग्रेडेशन के वजह से हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब स्लो डिग्रेडेशन, जैसे वेस्टेज हो गए, आप डिस्पोजल फेंक देते हैं, वो कितने स्लो स्लो डिग्रेडेशन होते हैं। तो उसमें सबसे ख़राब बात यह है कि वो जल्दी जल्दी नहीं मिट्टी में यानी कि सॉइल में नहीं घुल पाते हैं और डिग्रेड नहीं हो पाते हैं। तो उसमें से जो स्मेल्स निकलती है और चीज़ें जो केमिकल रिलीजेस होती हैं वो सब किसके ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे कि ओजोन लेयर का जो छेद होना, आप बहुत छोटे क्लास में ही आप सुने होंगे कहीं पे, या तो ऐसे ही आप सुने होंगे कि ओजोन लेयर में एक होल हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर उसी को कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हम लोग पहले पॉइंट पे देखते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर क्या है, देखिए ओजोन O3 इसका फॉर्मूला है। लेयर इज लार्जली फाउंड इन द stratosphere which is a part of our atmosphere from 12 kilometer to 50 kilometer above the sea। ठीक, तो इसमें जो ओजोन लेयर है वो हमारे जो अर्थ को कवर करता है। सबसे पहले हम इसके बात करेंगे जो कि अर्थ को कवर करता है, किस चीज़ से प्रोटेक्ट भी करता है, ये किस चीज़ से, सन के जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आते हैं हमारे अर्थ पे, तो वो इतने हार्मफुल होते हैं कि उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो उस चीज़ से, यूवी रेज से जो ओजोन लेयर है वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका ना होना, जो इसमें होल हो रहा है, ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है, बहुत हार्मफुल भी हो सकता है हम लोग के लिए आगे चलकर। तो देखिए इसका पहले है क्या, O3 है, अभी हम लोग देखने वाले हैं ये कैसे बनता है। और ये सी लेवल से 12 किलोमीटर ऊपर से लेकर 50 किलोमीटर ऊपर। अब देखिए ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। तो अभी हम लोग ने देखा कि O3 एक इतना हार्मफुल गैस है कि मतलब लेयर है कि वो यूवी रेज को भी हमारे तक नहीं पहुंचने देता है, जो कि इतना हार्मफुल रेज है होता है। तो ये ऑब्वियसली डेडली पॉइजन इसको कहते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पर है आ जाए। तो देखिए ओजोन इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अ फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये एक लाइट से रिएक्शन करता है, फोटो मतलब लाइट ही होता है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन इसमें होता कैसे है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ देखिए O2 जब HV मतलब O2 जब इतने वेवलेंथ पे होता है, मतलब कि ये वेवलेंथ है, तो ये जो 18,000 डिग्री है और 2000 डिग्री है, तो इसमें जब O2 प्लस O मतलब O प्लस O जब ये स्प्लिट होता है, जब एयर आता है तो वो स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो एक में से एक टूट जाएगा तो दूसरे ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा, एक ये जो ऑक्सीजन हो जाएगा ये दूसरे O2 से रिएक्ट करेगा, ये जो ऑक्सीजन ये दूसरे O2 से, तब वो एक ओजोन लेयर बनाता है, ओजोन लेयर O3। अब देखिए ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब most of the harmful UV ultraviolet radiation from the sun, thus protecting the living beings of the earth from health hazards like skin cancer, contract in eyes और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग ने बात की है जैसे कि इसी के बारे में मैंने आपको बताया था अभी कि क्या क्या होता है, ओजोन लेयर कैसे वर्क करता है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इन अंटार्कटिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1985 एंड वाज टर्म्ड एज ओजोन होल। अब ओजोन होल हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि ओजोन में एक होल हुआ था, जिसको सबसे पहले अटलांटिका में खोजा गया था, जो कि कब खोजा गया था, 1985 में खोजा गया था, जिसको हम लोग कौन सा टर्म दिए थे कि ओजोन होल हम उसको कहते हैं। अब रीजन ऑफ
ठीक, अब क्या आ जाएगा आपका रीजन ऑफ ओजोन डिप्लेशन। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन भी हो रहा है, तो उसका क्या क्या रीजन है। आप अपने डेली यूजेज में भी वो यूज करते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। ये किस में होता है, ऑब्वियसली ये सब आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में लगे रहते हैं। अब तो उतने नहीं आते हैं क्योंकि कंपनी बैन कर दी है। तो अब ये सब जो पुराने फ्रिज रेफ्रिजरेटर है उसमें ये सब हार्मफुल गैसेस भरे रहते थे। सिंथेटिक इनर्ट केमिकल एग्जाम्पल क्या है, फ्रियोन है, विच आर यूज एज रेफ्रिजरेटेंट एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये दोनों में होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है। कहा यूज ओजोन डिप्लेशन इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो ये ओजोन को डिप्लेशन करने में बहुत ही, ये कार्बन इतना खतरनाक है कि ओजोन में ये होल कर रहा है। अब अब देखिए, ये एक ए सिंगल क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉयड कितना है 1,000,000 ओजोन मॉलिक्यूल। तो ये कितना खतरनाक रिएक्ट करता है। देखिए जैसे कि एक सिंगल क्लोरीन का एक मेटल मतलब एटम जो होता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी क्लोरीन मिला रहता है, और वो एक बस एटम कितने ओजोन मॉलिक्यूल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, 1,00,000। तो ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है जिसको, जैसे अगर डिप्लेशन हो रहा है तो इतना यूजेस हो रहे हैं, तो डेली यूजेस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का और फायर एक्सटिंग्विशर का, तो ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है आगे चलकर। UNEP ये क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम did an excellent job for in forging an agreement of freeze CFC production in 1986 level Kyoto Protocol by all country। तो जो UNEP है वो एक जैसे कि यूनिवर्सिटी नहीं है, आप कह सकते हैं रिसर्च सेंटर है। उसमें क्या कहा गया था 1886 में 1986 में कि जो फ्रिज में जो वो लगता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो लगता है उसका प्रोडक्शन बैन कराया, कम ना लगाया जाए। तो ये एग्रीमेंट हुआ था। गार्बेज डिस्पोजल, ये भी आप लोग जानते ही होंगे कि गार्बेज कितना हार्मफुल है और वो डिग्रेड नहीं हो पाता है, अभी हम लोग ने बात किया था। तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव created a major problem in the form of wastage, garbage accumulation and disposal, especially in urban area। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब राइज मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ा है, जब से बढ़ रहा है, तब से डिमांड हो रहा है कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि कुछ भी गुड्स सब कुछ में लेकर जाने के लिए कुछ गुड्स जैसे प्लास्टिक चाहिए होता है। अब तो वो बैन हो रहा है धीरे धीरे, पर कई जगहों पे अभी भी नहीं बैन है। तो वो जो वेस्ट और गार्बेज उसमें से निकलता है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो कर रहा है तो उसमें से जो प्लास्टिक है वो भी ग्रो करेगा कि जैसे कुछ भी आया है, चिप्स आ गए, जैसे कि आप लोग चिप्स लेकर आ गए, तो उसमें से भी जो प्लास्टिक निकलेगा ऑब्वियसली आप लोग उसको फेंक देंगे। तो ये रिसाइकल नहीं होता है, ये सब वेस्ट में चला जाता है, वेस्ट गार्बेज जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये सब अर्बन एरिया में ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। The different method of solid waste disposal commonly used in around the world और क्या क्या होता है। देखिए जो डिफरेंट मेथड है, जैसे कि सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल हो गया, वो सब को किस तरीके से यूज किया जाता है, अभी हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ने वाले हैं, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओपन डंपिंग, लैंड फिलिंग और भी है। तो ओपन डंपिंग में क्या होता है, the conventional method is in which solid waste dumped in the selected areas of a town, it actually causes pollution। तो ये आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा कि एक कन्वेंशनल मेथड है कि ओपन डंपिंग का मतलब ही है कि आप कहीं पे भी प्लास्टिक, जैसे आपके घर से निकला ऐसे ही सबके घर से आपके कॉलोनी में निकलेगा, सोसाइटी में निकलेगा, तो वो जब निकलेगा तो
कोई जैसे कोई ट्रक आया उसको उठा के ले गया, एक जगह पे वो इकट्ठा होता रहता है, तो उसको ओपन डंपिंग कहते हैं। जैसे अभी दिल्ली में आप देख ही सकते हैं कि कैसे इतना बड़ा माउंटेन बन चुका है उसका जो वेस्ट है। लैंड फिलिंग्स क्या होता है? वेस्टेज आर डम्प्ड इन द लो लिविंग एरिया एंड आर कंपैक्ट बाई रोलिंग विथ बुलडोजर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जैसे रोड जो भी खराब है, कहीं पे भी गड्ढा है, तो उसको उसी में फिल कर कर जो वेस्ट होते हैं उसी में फिल कर कर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, रोल कर दिया जाता है, मतलब एकदम प्लेन कर दिया जाता है। तो ये भी काज हो सकता है बहुत हार्मफुल। देखिए कंपोजिटिंग ऑर्गेनिक वेस्टेज आर फिल्ड इनटू अ कंपोजिट पिट 2:1:1 it is covered with in thin layer of soil। तो देखिए एक आप जैसे कि डिग करेंगे, गड्ढा खनेंगे कहीं पे भी इस में का, जैसे 2:1:1 L/V/H का आप एक गड्ढा खन रहे क्यूबॉइड का, और उसमें उस पूरे को जो वेस्टेज है, ऑर्गेनिक वेस्टेज है, उसको उसमें फिल कर रहे हैं और फिल करके एक थिन लेयर उसके ऊपर चढ़ा दे रहे हैं सॉयल का। आफ्टर अबाउट 3 months सेम गार्बेज फील्ड इनसाइड द पिट चेंज इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर। ऐसे 3 मंथ पे वो चेंज होता रहता है, मतलब अपने आप डिस्पोजल मतलब डिकम्पोज हो जाता है। तो वैसे 3 मंथ पे ये प्रोसेस किया जाता है। अब देखिए अब क्या आ रहा है, रिसाइकलिंग द सॉलिड वेस्टेज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट सिंपलर मटेरियल्स। जो सॉलिड वेस्टेज होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया और भी चीज़ें जो बॉटल हो गया प्लास्टिक के, वो सबको ब्रोक किया जाता है इनटू सिंपलर मटेरियल में। दिस मटेरियल आर देन यूज्ड टू मेक न्यू आइटम्स। वो जो मटेरियल्स होते हैं वो यूज होते हैं किसमें, जो जो छोटे छोटे मटेरियल्स निकलते हैं सिंपलर मटेरियल, वो किसी और चीज़ में यूज होते हैं। इवन नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्टेज लाइक प्लास्टिक हो गया और मेटल हो गया कैन बी रिसाइकल। ठीक, इससे वो सब रिसाइकल हो जाता है, ये भी अच्छी बात है। रीयूज अ वेरी सिंपल कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ यूजिंग एन आइटम अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल पेपर कैन बी रीयूज फॉर मेकिंग इनवेलोप्स एक्सेट्रा। तो ये देखिए रीयूज एक बहुत ही अच्छा चीज़ हो सकता है कि प्लास्टिक के दौर में, कि एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है एक ही चीज़ को, एक ही आइटम को अगेन एंड अगेन रीयूज करना। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छी बात है कि रीयूज हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।